क्या आप स्लिप डिस्क से सफ़र करते हैं? आपको सियाटिका है, दर्द कमर से लेके पैर में जाता है। आपने कई स्पाइन सर्जन्स को दिखाया है और सर्जन्स ने आपको सर्जरी एडवाइस की है, लेकिन आप सर्जरी करवाने से घबरा रहे हैं क्योंकि आपके कुछ रिश्तेदार हैं या रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या कोई भी है जिन्होंने ओपन ट्रेडिशनल तरीके से स्पाइन सर्जरी करवाई है। जो सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, वो तो ठीक हो गई है, लेकिन ऑन एंड ऑफ बैक पेन रहता है। सर्जरी के दौरान खून की ज़रूरत पड़ गई, चीरा लंबा लगा, सर्जरी के तुरंत बाद दर्द बहुत ज़्यादा हुआ, या फिर सर्जरी को काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ जैसे रनिंग, प्लेइंग वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, आगे झुकने में या साइड बेंडिंग में रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर इस सिनेरियो में आप हैं तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे स्पाइन सर्जरी को करने का सबसे मिनिमली इन्वेजिव तरीका। इनफैक्ट जो भी मिनिमली इन्वेजिव तरीके हैं उनमें से भी सबसे ज़्यादा मिनिमली इन्वेजिव तरीका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में हम आज बात करेंगे। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। स्पाइन सर्जरी में मेरी स्पेशलाइजेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। मेरी एक्सपर्टीज एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने में है। मेरा एक ही एम है कि मिनिमली इन्वेजिव तरीके से पेशेंट्स के स्पाइन प्रॉब्लम्स का निवारण किया जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो स्लिप डिस्क का या फिर बैक पेन का या स्पाइन के किसी भी कंसर्न के लिए हेल्प ढूंढ रहे हैं। आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक्स ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में कि इसके अंदर पेशेंट का इवैल्यूएशन कैसे होता है, सर्जरी से पहले वर्कअप कैसे होता है, सर्जरी किस तरह की टेक्निक से की जाएगी, इंटरलेमिनर से या ट्रांसफोरामिनल से, ये कैसे डिसाइड होता है और सर्जरी एग्जीक्यूट कैसे की जाती है। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में, लेकिन मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं इस फैक्ट पे कि मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, डेस्डांटू टेक्निक, बाइपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। लेकिन जो हम लोग करते हैं प्रैक्टिस वो है यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो सभी मिनिमली इन्वेजिव तरीकों से भी सबसे ज्यादा मिनिमली इन्वेजिव तरीका है। अगर मैं कंपेयर करूं यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या सिंपली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को ओपन सर्जरी से या फिर अदर मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से, अगर इनके बेनिफिट्स देखे जाएं तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सबसे छोटा चीरा लगता है, सबसे कम ब्लड लॉस होता है, सबसे कम मसल डिसेक्शन और कोलैटरल टिश्यू या फिर नॉर्मल टिश्यू डैमेज होता है। इसीलिए जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो इस टेक्निक के अंदर सबसे कम रहता है। इसीलिए पेशेंट का रिटर्न टू वर्क बहुत जल्दी रहता है, बहुत अर्ली रिहैबिलिटेशन होता है और शॉर्ट रिहैबिलिटेशन टाइम चाहिए होता है। स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम रहती है और स्पाइन मोबिलिटी भी मैक्सिमम रहती है कंपेयर टू अदर मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए हम पेशेंट की कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी करनी है और कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट स्टेप रहता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन। अगर हमने पेशेंट का क्लिनिकल इवैल्यूएशन हिस्ट्री टेकिंग ठीक से ली है तो हम बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी एमआरआई के मैक्सिमम जानकारी हमें पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सही से इवैल्यूएट किया है पेशेंट को तो हम बता सकते हैं कि पेशेंट को किस लेवल का स्लिप डिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को L3 L4 का स्लिप डिस्क है तो पेशेंट का जो दर्द होगा वो कमर से लेके एंकल तक जाएगा, मतलब L4 नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट। अगर पेशेंट को दर्द कमर से लेके पैर तक जा रहा है, फुट तक जा रहा है, अपर एस्पेक्ट ऑफ फुट तक जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि L4 L5 में कोई प्रॉब्लम है और L5 नर्व रूट की इन्वॉल्वमेंट है। सिमिलरली, अगर पेशेंट को जो दर्द है कमर से लेके पूरे फुट तक जा रहा है और सोल ऑफ फुट तक जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को L5 S1 की इन्वॉल्वमेंट है और S1 नर्व रूट है जिसपे कंप्रेशन आ रखा है। नेक्स्ट स्टेप होता है पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस। नॉर्मली जो है हम लोग एमआरआई कराते हैं पेशेंट का। अगर एमआरआई की फाइंडिंग और क्लिनिकल फाइंडिंग कोरोबोरेट कर रही है तो मतलब हम ठीक जजमेंट कर रहे हैं और सर्जिकल प्लानिंग को हम फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। अब एमआरआई के अंदर क्या देखा जाता है? एमआरआई के अंदर देखते हैं कि डिस्क जो है वो बिल्कुल सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स है, मतलब स्पाइनल कैनाल के अंदर डिस्क आ रखी है, या फिर लैटरल रीसेस के अंदर है, मतलब कैनाल के जस्ट साइड में है, या फोरामिनल डिस्क है या एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क है। इससे साइड ऑफ डिस्क मतलब राइट साइड है या लेफ्ट साइड है या दोनों साइड है या बिल्कुल सेंटर में है, ये भी हम जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया है उससे मैच करते हैं। थर्ड चीज ये हम देखते हैं कि क्या स्लिप डिस्क ही है जो प्रॉब्लम कर रही है या कुछ ऐसी और चीज है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल कई बार लंबर कैनाल स्टेनोसिस की वजह से भी पेशेंट को रेडिकुलर पेन या शियाटिका हो सकता है, वो भी हम एमआरआई से कंफर्म कर सकते हैं। कई बार बोनी स्पर्स या फिर ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व रूट है, जो नस है, वो दब रही है, ये भी एमआरआई से कंफर्म कर सकते हैं। कई बार जो है फैसेटल हाइपरट्रोफी, मतलब जो फैसेट ज्वाइंट्स होते हैं उनका साइज बड़ा हो जाता है और वो नस को प्रेस करते हैं, उसकी वजह से भी शियाटिका हो सकता है, ये भी हम एमआरआई से कंफर्म कर सकते हैं। हमेशा हम सर्जरी से पहले पेशेंट्स के एक्सरे भी कराते हैं, जिसके अंदर हम लैटरल फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज लेते हैं, जिनको हम डायनेमिक एक्सरेज कहते हैं। इससे हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ स्पाइन स्टेबल तो है ना। अगर स्पाइन अनस्टेबल रहता है इन व्यूज के अंदर तो हमें अपनी सर्जिकल प्लानिंग चेंज करनी होती है, जिसको हम बेसिकली एंडोस्कोपिकली फ्यूजन सर्जरीज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्जिकल प्लानिंग। इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं हम कि कौन सी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की हम टेक्निक यूज करने वाले हैं। बेसिकली दो टेक्निक्स होती हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने की, एक इंटरलैमिनर टेक्निक और एक ट्रांसफोरामिनल टेक्निक। अगर हमारी डिस्क जो है वो सेंट्रल कैनाल में है या फिर लैटरल रिसेस में है तो मोटा मोटा हम इंटरलैमिनर टेक्निक यूज करते हैं। अगर डिस्क हमारी या पैथोलॉजी हमारी फोरामेन के अंदर है या एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क है तो हम मोटा मोटा ट्रांसफोरामिनल टेक्निक यूज करते हैं। ये मैं जरूर बता दूं कि ये केवल एक ओवरव्यू है, ऐसी कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। कई बार फोरामिनल एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क के लिए हम इंटरलैमिनर टेक्निक्स का भी यूज करते हैं, जिसको हम ओवर द टॉप टेक्निक्स बोलते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा बोला जाए तो सेंट्रल और लैटरल रिसेस अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो हम इंटरलैमिनर टेक्निक से इसको ऑपरेट करते हैं, और अगर फोरामिनल या फिर एक्स्ट्रा फोरामिनल डिस्क है तो हम इसको ट्रांसफोरामिनल टेक्निक से प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का होता है वो होता है एनेस्थीसिया देना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। अब दो तरह के एनेस्थीसिया के अंदर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है, एक होती है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, एक होती है जनरल एनेस्थीसिया के अंदर। कौन सा एनेस्थीसिया यूज किया जाएगा ये केवल और केवल टेक्निक पे डिपेंड करता है। अगर हम ट्रांसफोरामिनल टेक्निक कर रहे हैं तो हम ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। इस टाइप ऑफ की सर्जरी के अंदर पेशेंट थ्रू आउट द सर्जरी टोटली अवेक है, पूरा जागा हुआ होता है। सर्जरी पेनलेस है, लेकिन पेशेंट सर्जरी के दौरान बात कर सकता है, उसे हमसे कुछ डिस्कस करना तो डिस्कस भी कर सकता है, मतलब पूरा अवेक रहता है। अगर हम इंटरलैमिनर टेक्निक यूज कर रहे हैं तो ये टेक्निक लोकल एनेस्थीसिया के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है। पेशेंट काफी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर अगर इस टेक्निक से किया जाए तो पेशेंट काफी अनकंफर्टेबल रहता है, और इस टेक्निक के लिए हम लोग पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरा पेशेंट बेहोश है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है, और सर्जरी के बाद उसको वापस रिवर्स किया जाएगा, वापस होश में लाया जाएगा। स्टेप पे सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर हम सबसे पहले पैथोलॉजी को लोकलाइज करते हैं। अगर मान लीजिए L4 L5 की डिस्क है तो हम स्किन पे कहाँ पे चीरा लगाएं कि हम सीधा एंडोस्कोप घुसा के पैथोलॉजी तक पहुंच पाएं। उसके लिए हम इंट्रा ऑपरेटिव एक्सरेज का यूज करते हैं, जिसको हम CR मशीन के थ्रू लिए जाते हैं वो एक्सरेज। तो हम जहां पे भी हमें टारगेट करना है, वो मान लीजिए L4 L5 पे टारगेट करना है, तो कोरस्पॉन्डिंग स्किन लेवल पे हम छोटा सा चीरा लगाते हैं, जो होता है करीब कोई 8 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक का चीरा। उस चीरे के थ्रू हम एक डायलेटर घुसाते हैं जो सीधा पैथोलॉजी तक पहुंचता है, सीधा L4 L5 की, मान लीजिए राइट साइड की डिस्क प्रोलैप्स है तो राइट साइड डिस्क तक पहुंच जाता है। इसके अंदर हमने क्योंकि डायलेटर यूज किया है, कोई भी चीड़ फाड़ नहीं की है, तो मसल डिसेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज मिनिमम रहता है और हम सीधा डिस्क तक पहुंच गए। अब डायलेटर को निकाल के हम सीधा एंडोस्कोप को घुसा देते हैं। अब जो एंडोस्कोप होता है यूनिपोर्टल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के अंदर, वो इस तरह का ट्यूब की तरह होता है, जिसके अंदर एक कैमरा होता है, जिसके थ्रू हम जो पैथोलॉजी है, जो एरिया है डिस्क का, उसको हम देख भी सकते हैं। और उस एंडोस्कोप के अंदर ही एक छोटा छेद फर्दर होता है, जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को घुसा के उस पैथोलॉजिकल डिस्क को निकाल सकते हैं। अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की 3 खासियत देखिए। हम आपकी पैथोलॉजिकल डिस्क तक पहुंच चुके हैं, उसको टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिनिमम चीड़-फाड़ किए हुए। इसीलिए बहुत मिनिमली इन्वेजिव से भी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है स्पाइन सर्जरी करने की। दूसरी, जो हमारी डिस्क है और जो नस को वो दबा रही है, उसका हम मैग्नीफाइड वर्जन देख रहे हैं, कई गुना बड़ी हमें डिस्क दिख रही है, तो हम उस डिस्क को आराम से निकाल सकते हैं। आसपास जो नसें हैं, ये आसपास जो बाकी टिश्यू है, उस पर मिनिमम डैमेज किए हुए। तीसरी खासियत देखिए, क्योंकि जो दूरबीन है, एंडोस्कोप है, वो बहुत छोटा सा होता है, एक लंबी सी ट्यूब रहती है, उसको हम जो फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी रहती है सर्जन को, वो काफी रहती है। मतलब अगर डिस्क ऊपर गई हुई है, अप माइग्रेटेड डिस्क है, तो हम ऊपर की तरफ स्कोप घुमाएंगे तो ऊपर दिख जाएगा, नीचे की तरफ घुमाएंगे तो फिर नीचे की तरफ जो डाउन माइग्रेटेड डिस्क है
वो भी दिख जाएगी। राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, हर तरफ हम देख सकते हैं। अब हमने सर्जरी खत्म कर ली है तो लास्ट स्टेप आता है क्लोजर। हम जैसी सर्जरी खत्म हुई है तो एंडोस्कोप को निकाल लेते हैं। जो सारे टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो दे फॉल बैक टू देयर नॉर्मल प्लेस, अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। चीरा बहुत छोटा सा रहता है, कई बार सूचना की जरूरत पड़ती ही नहीं है, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो 2 या 3 टाके मैक्सिमम उसकी जरूरत पड़ती है। कोई ऊपर से मोटी ड्रेसिंग नहीं लगाई जाती है, एक बैंडेड की तरह एडेसिव टेप आती है, बस उसको हम लगा के उसको क्लोज कर देते हैं। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के इतने सारे फायदे देखते हुए मैं कहता हूं कि आज का जो दौर है वो एक रेवोल्यूशन है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के जरिए किसी भी स्पाइन एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए, किसी भी नहीं, मतलब 80 to 90% स्पाइन एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी किसी स्पाइन एलिमेंट से, किसी स्पाइन की बीमारी से सफ़र करते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, MRI भेज सकते हैं। आपको ज़रूर आपका जो बेस्ट तरीका होगा इसको मैनेज करने का, उसका रास्ता दिखाएंगे। थैंक यू।